प्रधानमंत्री या किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए। वैसी ही बातें नेपाल में भी चल रही। उनका नाम है बालेन शाह, जो कि एक संगीतज्ञ थे, गायक थे, रैपर थे, जो कि सरकार के खिलाफ बोलते हैं कि ऐसा पैटर्न कहीं भारत में भी तो नहीं हो जाएगा। और यहाँ के लोग ईएमआई भरने में व्यस्त हैं। कैसे दोस्तों? तो हुआ ये है कि नेपाल में जेन जी जनरेशन ने क्रांति कर दी है। जिस क्रांति को सोशल मीडिया बैन माना जा रहा था, दरअसल वो करप्शन के खिलाफ थी। यानी कि इंटरनेशनल मीडिया में भारत की मीडिया सहित उसको गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया। एक एक करके चीज़ों को जानेंगे कि ये महज एक जेन जी सोशल मीडिया के खिलाफ आक्रोश नहीं था, बल्कि नेपाल की राजनीति में व्याप्त गहरे भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन था। और जेन जी, जिसको सोशल मीडिया में लिप्त पाया माना जाता है, कहा जाता है कि सोशल इश्यूज से, राजनीति से, करप्शन से उसको कोई लेना देना नहीं होता है, उसने कैसे महज 35 घंटे के अंदर तख्ता पलट कर दिया। नेपाल के राष्ट्रपति, नेपाल के पीएम को इस्तीफा देना पड़ा, गृह मंत्री, वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, वित्त मंत्री के घर में आग लगा दी गई, पूर्व प्रधानमंत्री घर में आग लगा दी गई, जिस आग में उनकी पत्नी जलकर मर गई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा हो चुका है, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का इस्तीफा हो चुका है और वो उड़ के दुबई जा चुके हैं, रिपोर्ट्स का ये कहना है। और सारे आश्वासन के बावजूद, सरकार गिरने के बावजूद आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसके पीछे की कहानी क्या थी? इसके पीछे की कहानी ये थी कि भारत में लगभग जो मामला चल रहा है कि 75 साल के बाद प्रधानमंत्री या किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए। वैसी ही बातें नेपाल में भी चल रही थी। यानी कि केपी शर्मा जो हैं 70 साल से ऊपर हैं और वहाँ पे 70 साल तक ही पीएम बनने की योग्यवारी, उम्मीदवारी रखी जा सकती थी। तो नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ गठबंधन सरकार में केपी शर्मा ओली की यह शर्त थी कि 10 महीने बाद वो पीएम पद से हट जाएंगे। लेकिन नेपाल में हो क्या रहा था दोस्तों कि बारी बारी से 3 ही लोग प्रधानमंत्री बन रहे थे। केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउवा और पुष्प कमल। ये लोग ही बारी बारी से 3-3, 4-4, 5-5 बार ये पीएम बन चुके हैं और किसी का नंबर आ ही नहीं रहा था। तो वहाँ की जनता इस बात से भी परेशान थी कि ये सत्ता का स्थानांतरण, बंटवारा बार बार इन्हीं लोगों के बीच क्यों हो रहा है। दूसरी बात, वहाँ पे गहरा भ्रष्टाचार भी था। सोशल मीडिया पे उसको लेके बातचीत चल रही थी, काफी समय से असंतोष था। तो हुआ क्या अचानक से कि सड़कों पे भीड़ आ गई और तख्ता पलट कर दिया। दरअसल इस आग में घी डालने का काम किया सडनली 27 ऐप जो सोशल मीडिया के यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सब बंद कर दिए गए सरकार द्वारा, ताकि जन आक्रोश सोशल मीडिया पर फैले ना। लेकिन ये कदम नेपाली सरकार के लिए आत्मघाती कदम साबित हुआ और आग में घी डालने का जैसा इसने काम किया। और जो बच्चे मोबाइल, सोशल मीडिया पर बिजी थे, वो सड़क पर आ गए और वहाँ के सरकारी भवनों में आग लगा दी। यहाँ तक कि नेपाल के मुख्य मीडिया हाउस में भी आग लगा दी गई। गौरतलब है कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो पुलिस ने गोलीबारी की और 19 लोग मारे गए शुरुआत में। उन्होंने भी जन आक्रोश को, हिंसा को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, नेपाल एक छोटा सा देश है। नेपाल की जो पॉपुलेशन है वो हमारे दिल्ली की पॉपुलेशन के, मुंबई के पॉपुलेशन के बराबर है। लगभग वहाँ की पॉपुलेशन है 3 करोड़ और 2.25 करोड़ दिल्ली की पॉपुलेशन है, 2.3 करोड़ मुंबई की पॉपुलेशन है। तो आप देख सकते हैं कि छोटा सा देश है। वो जनता सड़कों पे आ गई और तख्ता पलट करके मानती है। इस बीच ही संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि भी इसमें कूद पड़े और उन्होंने कहा है कि नेपाली सेना जो है बल प्रयोग ना करे, शांति से इस मामले को निपटाने की कोशिश करे। लेकिन लगता नहीं है कि मामला शांति से निपटेगा, क्योंकि जो जनता के, ये जो जेन जी जनरेशन के जो मुख्य नेता हैं जिनको वो चाह रही है, उनका नाम है बालेन शाह, जो कि एक संगीतज्ञ थे, गायक थे, रैपर थे, जो कि सरकार के खिलाफ बोलते हैं। सरकार के खिलाफ हिंसा उकसाने का उनके ऊपर आरोप है, लेकिन उनको राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, ना ही उनके पास कोई संगठन है। हालांकि हमारे साउथ एशिया में, चाहे वो श्रीलंका हो, फिर बांग्लादेश में और फिर ये नेपाल में, देखते देखते 1-2 दिन के अंदर ही तख्ता पलट देखने को मिला है। ये एक जैसा पैटर्न, और उस पैटर्न को देखने के बाद ये कहा जा रहा है कि ऐसा पैटर्न कहीं भारत में भी तो नहीं हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि भारत इन देशों के मुकाबले बहुत बड़ा है और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत मजबूत है। हमारे यहाँ ये चीज़ घटित होना लगभग असंभव है, क्योंकि ये नेपाल छोटा सा देश है, बांग्लादेश छोटा सा देश है, श्रीलंका भी छोटा सा देश है। हमारे यहाँ बहुत सारे राज्य हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली बहुत गहरी है, बहुत पुरानी है और यहाँ के लोग ईएमआई भरने में व्यस्त हैं। वो सड़क पे आने में अभी सक्षम नहीं है।
सड़क पे आता है एकदम बेरोजगार, एकदम खाली खलियर आदमी जिसको रोटी खाने के लिए पेट में ना हो। तो अभी ये स्थिति नहीं आई है भारत में कि लोग सब कुछ काम धाम छोड़ के सड़क पे आ जाएं, क्योंकि उनके लिए सोशल मीडिया का मनोरंजन फुल चल रहा है। मीडिया ने भी बढ़िया कवरेज कर रखा है। सरकार चाहे कितना भी खराब प्रदर्शन करे, चाहे कितने भी वैदेशिक संबंध खराब हो जाएं, मीडिया हमारी उनमें नॉन मिर्च लगा के उनको मज़ेदार तरीके से वैश्विक छवि के साथ उनको परोस देती है। हमारे देश की जनता और जैन जी काफ़ी हद तक उससे खुश भी हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा होना असंभव है, चाहे कितनी भी राजनीतिक उठापटक हो, भ्रष्टाचार हो, अगर उसमें तब्दीली आएगी तो वो चुनावों के माध्यम से ही आएगी। जब अगली बार लोकसभा चुनाव होंगे तो उसमें जनता जो मत देगी उसी के आधार पर भारत में सत्ता हस्तांतरण होगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसा नहीं है, श्रीलंका या नेपाल जैसा नहीं है। यहाँ लोकतांत्रिक जड़ें बहुत गहरी हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? जो नेपाल में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, श्रीलंका में हुआ है, क्या वो पैटर्न भारत में भी घूमेगा? क्या भारत में भी वैसा होगा, या हमारी जड़ें, लोकतांत्रिक जड़ें बहुत गहरी हैं, वैसा नहीं होगा? कमेंट करके बताइए। नमस्कार।